गाइस, वेलकम टू द गवर्नमेंट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम चैप्टर 10 फर्दर कंटिन्यू करेंगे, डेट इज़ एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल। सो इस वीडियो में भी हम 2 सेक्शंस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो सेक्शन 70 की बात करें तो दिस सेक्शन इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल। सो कल की अगर आप सबने वीडियो मेरी देखी है तो उसमें हमने बात की थी अबाउट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, राइट। और उसमें हमने एपीलेट ट्राइब्यूनल का भी मैंने आपको आइडिया दिया था कि एपीलेट ट्राइब्यूनल क्यों है, कब अप्रोच किया जा सकता है इस ट्राइब्यूनल को। सो वही थिंग्स को आज हम डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश वन और मोर tribunals to be known as Food Safety Appellate Tribunal to hear appeal from decisions of the adjudicating officer under section 68। So जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 68 हमने कल कवर किया था, जिसमें कि हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पूरी डिटेल में बात की थी। कौन है, कौन अपॉइंट करता है, कि क्या पावर्स हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, राइट, और उसका क्या रैंक रहेगा। सो ये भी हमने बात की थी कि फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल को कब अप्रोच किया जा सकता है। सो इस ट्राइब्यूनल को तभी अप्रोच किया जा सकता है जब कोई इंडिविजुअल जिसके खिलाफ कोई केस है, राइट, और वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की डिसीजन से खुश नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि जैसे लोअर कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, देन सुप्रीम कोर्ट रहता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हायरार्की है। सो सबसे पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आएगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की डिसीजन से अगर कोई भी इंडिविजुअल हु इज़ रिलेटेड विद द फूड सेक्टर अगर वो खुश नहीं है, सो वो फर्दर अपील करेगा फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल में। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी shall prescribe the matters and the areas in relation to which tribunal may exercise jurisdiction। So यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये 1 या 2 ट्राइब्यूनल्स को अपॉइंट कर सकती है, राइट। एंड फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑल्सो प्रिस्क्राइब द मैटर्स एंड एरियाज, मीन्स कौन कौन से मैटर में एपीलेट ट्राइब्यूनल को केस लेना चाहिए और कौन सा एरिया रहेगा, मीन्स कौन द एरिया इन विच इट वुड हैव इज जुरिस्डिक्शन, मीन्स इसी एरिया में, इसी डिस्ट्रिक्ट में उसकी पावर रहेगी। अगर वो केस दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पे एक नई एपीलेट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश की जाएगी, राइट। सो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट, द ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट 1 पर्सन ओनली। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्यूनल में सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा जो सारी प्रोसीडिंग्स को देखने वाला है। सो ही इज नोन एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे एपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, to be appointed by notification by the central government or the state government as the case may be। so यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या फिर स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एपीलेट ट्राइब्यूनल मीन्स ओनली 1 पर्सन एंड ही वुड बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट। okay, so provided that no person shall be qualified for the appointment of the presiding officer to the tribunal unless he is or has been a district judge। so यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सो कल हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर रैंक के बिलो उस पोजीशन को नहीं फिल किया जा सकता। सो वो क्वालिफिकेशन क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज या तो वो होना चाहिए, प्रेजेंटली ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जज और ही हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे कोई भी पोजीशन वाला पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया जा सकता, राइट। फोर्थ पॉइंट, द क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस, रेजिग्नेशन एंड
रिमूवल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे सभी उसकी क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस, रेजिग्नेशन कैसे होगा, रिमूव कैसे किया जा सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ये सारी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो कि है ड्राफ्ट करेगी, राइट। फिफ्थ पॉइंट, द प्रोसीजर ऑफ अपील एंड द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जो पावर्स हैं ट्रिब्यूनल की वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही ड्राफ्ट करेगी, राइट, डिसाइड करेगी। एंड प्रोसीजर ऑफ अपील मीन्स अगर कोई फूड कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे एपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करना चाहता है, तो उसका एक प्रोसीजर रहता है, उसका फॉर्म क्या रहेगा, उसकी फीस क्या रहेगी, क्या कितने दिन में उसको अप्लाई करना है। सो देर आर सर्टेन पॉइंट्स, सो इट टुगेदर फॉर्म्स अ प्रोसीजर। सो कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहेगा एपीलेट ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, राइट। सो ये था गाइज फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल का। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल। सो इस ट्राइब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स हैं, सो देखते हैं। First point, that tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principle of natural justice and subject to the provision of this act and rules made thereunder. So यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दो टर्म्स आई हैं इस एक्ट में, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप जाके पूरा वो कोड पढ़ें, राइट। सो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस कि जो ट्राइब्यूनल है इट शुड फंक्शन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जस्ट इसका नाम याद रखिए, इसके अलावा आपको डिटेल में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे भी क्लियरली कहा गया है कि इट शैल नॉट बी बाउंड, मीन्स उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि इट शुड टेक डिसीजन ओनली अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बट नेचुरल जस्टिस शैल फॉलो। मीन्स नेचुरल जस्टिस मीन्स यहाँ पे पूरा एज अ कोर्ट सेटअप किया जाएगा, छोटा कोर्ट रहेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे विटनेसेस की बात सुनेगा, जिसके खिलाफ केस हुआ है उसकी बात सुनेगा, देन अकॉर्डिंगली जो भी एविडेंस है, सो इट मीन्स ये नेचुरल जस्टिस पे प्रोसीड करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908, राइट। सो सेकंड, द ट्राइब्यूनल शेल have for the purpose of discharge of its function under this act the same power as vested in the civil court. So यहाँ पे as कल की वीडियो में आपने देखा था कि adjudicating officer के पास भी एक civil court की power होती है, okay, so all the proceedings are judicial proceedings before him. So यहाँ पे भी इस एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास भी एक सिविल कोर्ट की पावर है। सो इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल बॉडी, इट हैज अ कंप्लीट पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। सो यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर एक सिविल कोर्ट फॉलो करती है वो पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, राइट। सो इट हैज इट्स पावर एज ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो यहाँ पे जस्ट आपको ये याद रखना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से ये जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है अपनी पावर्स को विड्रॉ करता है, राइट। ओके, सो ये जो सिविल कोर्ट है ये किस किस मामले में मीन्स अपनी पावर्स को फॉलो प्रैक्टिस करेगा, डेट इज वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। सो कौन कौन से मैटर को ये सिविल कोर्ट की पावर से रिजॉल्व करता है या फिर टेकअप करता है, डेट इज ए पॉइंट अगर आप देखोगे, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। समनिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई भी मीन्स केस हुआ है किसी भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के खिलाफ फूड में जो रिलेटेड है फूड से, और वो जो इंडिविजुअल है या फिर वो कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रिस्क्राइब्ड डेट को उस एपीलेट ट्राइब्यूनल में नहीं शामिल होता। फॉर एग्जाम्पल कोई डेट नियुक्त की गई थी कि आपको या फिर आपके किसी भी इंडिविजुअल को कोर्ट के सामने आना ही आना है, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं आता तो उसको समन किया जाता है, उसको एक लेटर भेजा जाता है, डेट इज एज पर द पावर्स गिवन बाय द सिविल कोर्ट। सो समनिंग एंड एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग मीन्स उसको जबरदस्ती बुलाया जा सकता है, ऑफ द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। बी पॉइंट, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल उनके खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए
मीन्स उसकी डिस्कवरी के लिए उनकी प्रीमाइसिस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है पुलिस को कि वहाँ पे छानबीन की जाए, कोई भी एविडेंस है जो इनके खिलाफ है उसको ढूंढ के लाया जाए। सी पॉइंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। सो एफिडेविट मीन्स एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करके जो एविडेंस है वो कोर्ट में जैसे प्रेजेंट किया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी प्रेजेंट किया जाएगा विद एन एफिडेविट। डी पॉइंट, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे जितने भी विटनेस है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको कैसे एग्जामिन किया जाए उसका ये भी एक लीगल प्रोसीजर रहेगा। सो इस पावर को भी जैसे एक प्रॉपर सिविल कोर्ट फॉलो करती है वैसे ही उन सभी रूल्स को ये एपीलेट ट्राइब्यूनल भी फॉलो करेगी, राइट। थर्ड पॉइंट, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द ट्राइब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग within the meaning of section 193 and 228 and for the purpose of section 196 of the IPC। so यहाँ पे सारी प्रोसीडिंग्स जो ट्राइब्यूनल के सामने रहेंगी वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग रहेंगी, प्रॉपर एक जुडिशियल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और ये जो पावर्स हैं वो सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड से ये पावर को ड्रॉ करते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट, the appellant may either appear in person or authorize one or more legal practitioner or any of its officer to represent this case before the tribunal। so यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल अपील कर रहा है फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल को वो एज एन इंडिविजुअल भी आ सकता है या फिर वो कोई लॉयर को हायर कर सकता है जो कि उसका वो केस ट्राइब्यूनल के सामने पेश करे। सो आई होप इट्स क्लियर गाइस। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा मेरे को, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। सो यहाँ पे आई होप इट्स क्लियर। ये आईपीसी इंडियन पीनल कोड के कौन कौन से सेक्शन आपको याद रखने हैं, जस्ट याद रखने हैं, रीड नहीं करना है एग्जैक्टली टर्म टू टर्म। और जो सिविल कोर्ट की पावर है वो कौन से एक्ट से ड्रॉ की जाती है वो भी आपको जस्ट नेम ध्यान रखना है, राइट। 6 point, any person aggrieved by the decision or the order of the tribunal may file an appeal to the high court within 60 days। yes, so यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी खुश नहीं है फिर वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अब देखा आपने हायरार्की आई है, सबसे पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहेगा और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से के डिसीजन से खुश नहीं है इंडिविजुअल, सो ही वुड गो टू एपीलेट ट्राइब्यूनल। एपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो नाउ ही वुड गो टू हाई कोर्ट। सो 60 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट से अपील कर सकता है, राइट, प्रोवाइडेड दैट it is satisfied by the appellant that he was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, he may be allowed a further period not exceeding 60 days। yes, so यहाँ पे provided वाले जो points रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। so यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया कि लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि 60 दिन के अंदर अंदर उसको हाई कोर्ट में अपील करनी है डिसीजन आने के बाद, लेकिन अगर उसको एक्सटेंशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल अभी देखिए किसी भी इंडिविजुअल ने अपील करनी थी हाई कोर्ट में लेकिन अभी कोरोना सिचुएशन चल रहा है, सो अभी कोई भी वो घर से बाहर नहीं जा सकता, वो अपनी अपील नहीं फाइल कर सकता। सो इन सच सर्कमस्टांसेस मींस ही हैव टू प्रूव इट कि मेरे को यहाँ पे सफिशिएंट कॉज था, मींस ऐसी इशू था जिसके कारण मैं 60 दिन के अंदर नहीं अप्लाई कर सका, इसीलिए मेरे को एक्सटेंशन दी जाए। सो यहाँ पे फर्दर 60 दिन की उसको एक्सटेंशन दी जाएगी सो डैट वो अप्लाई कर सके, राइट। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू गाइज। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, कांटेक्ट कीजिए सो डैट कोई भी डाउट है तो मैं आपकी वो क्लियर कर सकूं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर।